नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को फोन कर सूचित किया। 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सिंधिया सरकार के भविष्य पर होगा फैसला। उमा भारती ने 41 ट्वीट कर सुनाई अपनी व्यथा। बताया कैसे उनसे गंगा मंत्रालय ले लिया गया था वापस। भाजपा ने पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने का खाका किया तैयार। पार्टी इकाई में दिया जाएगा प्रतिनिधित्व। और कांग्रेस पर आया नया संकट। पार्टी ने माइकल लोबो को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाया। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों की मांग के आगे अब श्रीलंका की सरकार झुकने के लिए मजबूर हो गई है। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए श्रीलंका के मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के संभावित इलाके के बाद सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाने पर रविवार को सहमत हो गए। इस बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने भी अधिकारियों को आदेश दिया है कि ईंधन की कमी वाले देश को रसोई गैस का सुचारू वितरण सुनिश्चित किया जाए। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को सूचित किया है कि वह पहले की घोषणा के अनुसार इस्तीफा दे देंगे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी सूचना भी दी है। श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट को लेकर चल रहे विरोध के बीच श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सेवेन सिल्वा ने सोमवार को गॉल फेस की ओर से सैन्य कर्मियों के मार्च करने की सोशल मीडिया पर रिपोर्टों का खंडन कर दिया है। सभी प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक राष्ट्रपति गोटबाया इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक वे लोग राष्ट्रपति भवन में ही डटे रहेंगे। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के कार्यालय और आधिकारिक आवास दोनों पर कब्जा कर लिया है। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से जारी घमासान आज थमने के आसार हैं। दरअसल शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। शिंदे गुट की ओर से इस मामले में याचिका दायर की गई है और 16 विधायकों को मिले नोटिस को अवैध करार दिया गया था। इस मामले में उद्धव गुट ने भी अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की थी। इसके बाद कोर्ट ने सोमवार के लिए इस मामले को सूचीबद्ध कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे के भविष्य का फैसला भी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उद्धव की गुट की ओर से जिन 16 विधायकों को नोटिस जारी किए गए हैं उसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी हैं। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट शिंदे गुट के खिलाफ फैसला सुनाता है तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी पेंच फंस सकता है। इसके अलावा शिवसेना के अन्य याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल उद्धव गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उस फैसले को चुनौती दी है जिसके तहत उन्होंने एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। ठाकरे गुट ने 3 और 4 जुलाई को हुई विधानसभा की कार्यवाही को वैधता को भी चुनौती दी है, जिसमें सदन में नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया था। कोर्ट ने इस याचिका को भी आज के लिए सूचीबद्ध किया था। उधर महाराष्ट्र के सियासी उठापटक के बीच राज्य विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत ने दोनों पक्षों की शिकायत मिलने पर शिवसेना के दोनों गुटों के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। सभी को 1 सप्ताह के भीतर जवाब देना है। शिवसेना के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर महाराष्ट्र विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत ने कहा कि जब भी हमें कोई आवेदन मिलता है तो हमें उस पर कार्रवाई करनी होती है, इसलिए प्रत्येक विधायक को नोटिस जारी किया गया है जिसके खिलाफ आवेदन किया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती एवं मुखर नेता के तौर पर जानी जाती हैं। अक्सर वह बड़े मंचों पर अपनी बात खुलकर रखती हैं। रविवार को उन्होंने लगातार 41 ट्वीट किए जिसमें बताया कि कैसे उनसे गंगा मंत्रालय वापस ले लिया गया। साथ ही बताया कि कौन उनके साथ उस वक्त खड़ा रहा। उन्होंने ट्वीट किया कि आज देवशयनी एकादशी है। भगवान विष्णु ने अपना समस्त कार्यभार महादेव को सौंपा और अब महादेव अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्मांड की रक्षा करेंगे। पिछली दोनों कोरोना की लहरों में मैं कोरोनाग्रस्त हो जाने के कारण थोड़ा अस्वस्थ रही हूं। ऐसे में यदि मैं अपने मन की बात ना कह पाऊं व अपने निर्धारित लक्ष्य पर ना चलूं तो मुझे घुटन होती है और मेरी अस्वस्थता और बढ़ती है। मैं गुरु पूर्णिमा से अब तक के जीवन के बारे में आपको बहुत ही शॉर्ट में पोस्ट करूंगी। आगे ट्वीट में लिखा कि मुझसे 2 बहुत बड़े पब्लिकेशन ने मेरी जीवनी पर किताब छापने की अनुमति मांगी थी किंतु मैंने सहमति नहीं दी। मैं एक अति सामान्य व्यक्ति हूं, ऐसा कुछ विशेष है ही नहीं कि कोई किताब लिखी जाए।
जो मेरे जीवन में असाधारण घटा है वो तो भगवान व आप सबकी कृपा है, लेकिन मुझे लगा कि गंगा सागर से चलकर किसी शराब की दुकान के सामने मैं हाथ में गाय का गोबर लेकर क्यों खड़ी हो गई, यह तो आप सबको बताऊं। उन्होंने आगे लिखा कि तब तो मुझे पूरे जीवन का व्रत ही संक्षेप में बताना पड़ेगा। किताब लिखने की जगह मेरे अपने दफ्तर के ही एक सहयोगी को डिक्टेशन दूंगी, अपने पूरे जीवन का वृत्तांत आपको पोस्ट करूंगी। उनके शब्द, भाषा, कामा, फुल स्टॉप भी मेरे होंगे। प्रिंट मीडिया एवं टेली मीडिया दोनों से मेरा निवेदन है कि आप सिर्फ मेरे पोस्ट पढ़ते रहिए। मेरे शब्द व वाक्य जो का त्यों रखते हुए आप अपने विचार व टिप्पणी देते हुए अपने अधिकार का पूरा प्रयोग करें। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के अलावा अब समुदाय के कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसी कड़ी में भाजपा ने अपना ध्यान मुस्लिमों में सबसे पिछड़े पसमानदा मुसलमानों की ओर लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाजपा कार्यकर्ताओं को हिंदुओं के अलावा अन्य समुदाय के कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया था। इसके बाद पार्टी की अल्पसंख्यक शाखा ने पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने का खाका तैयार किया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख जमाल सिद्दीकी ने कहा कि पसमानदा समुदाय तक पहुंच के लिए पार्टी की गतिविधियां मोटे तौर पर दो पहलुओं पर आधारित है। पहले तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। इसके अलावा जिलों की पार्टी इकाई में उनको प्रतिनिधित्व भी दिया जाएगा, खासकर जहां वे बहुमत में। सिद्दीकी खुद एक पसमानदा मुस्लिम है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, खासकर अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य, इसके लिए देश भर के पसमानदा मुसलमानों से संपर्क करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की अल्पसंख्यक शाखा के अधिकांश पदाधिकारी पसमानदा समुदाय के विभिन्न वर्गों से हैं। पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा कि भाजपा वर्ष 1965 के युद्ध नायक और परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जैसे समुदाय के राष्ट्रीय नायकों की जय जयकार करने और उनकी जयंती पर समारोह आयोजित करने की योजना भी बना रही है। पसमानदा कुल मुस्लिम आबादी का 70% से अधिक है और भाजपा का लक्ष्य विभिन्न राज्यों के चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के दौरान उन तक पहुंचना है। कांग्रेस ने माइकल लोबो को गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया है। पार्टी ने उन पर और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत पर भाजपा के साथ मिलकर पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस के गोवा डेस्क प्रभारी दिनेश गुड्डू राव ने कहा कि लोबो और कामत के अलावा पार्टी के 3 अन्य विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि 40 विधायकों वाले सदन में कांग्रेस के कुछ विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुकुल वासनिक को गोवा जाने के निर्देश भी दिए हैं। कांग्रेस नेता केशव वेणुगोपाल ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी। राव ने कहा कि पार्टी के 5 विधायक लोबो, कामत, केदार नाइक और राजेश फलदेसाई और डेलियाना लोबो से संपर्क नहीं हो पा रहा है। 5 अन्य विधायक एल्टन डी कोस्टा, संकल्प ओमानकर, यूरी अल्मोआओ और कार्लोस अल्वारेस फरेरा के हमारे साथ मौजूद हैं। 6ठे विधायक एलेस्को सिकेरा पार्टी नेताओं के संपर्क में हैं और कांग्रेस के साथ हैं। एआईसीसी गोवा प्रभारी दिनेश गुड्डू राव ने बताया कि हमारे कुछ नेताओं ने बीजेपी के साथ मिलकर साजिश रची थी कि गोवा में कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया जाए और दल बदल का प्रयास किया जाए। इस साजिश का नेतृत्व तो हमारे ही 2 नेताओं एलओपी माइकल लोबो और दिगंबर कामत ने किया था। ये दोनों लोग जो हैं बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे थे। दिगंबर कामत पर कई मामले दर्ज हैं, इसलिए उन्होंने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया और माइकल लोबो ने सत्ता और स्थिति के लिए कदम उठाया है। हम जल्द ही नए नेताओं का चुनाव करेंगे और इस प्रकार के दल बदल के खिलाफ कानून और पार्टी विरोधी काम के लिए जो भी उचित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को फोन कर सूचित किया। 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सिंधे सरकार के भविष्य पर होगा फैसला। उमा भारती ने 41 ट्वीट कर सुनाई अपनी व्यथा, बताया कैसे उनसे गंगा मंत्रालय ले लिया गया था वापस। भाजपा ने पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने का खाका किया तैयार, पार्टी इकाई में दिया जाएगा प्रतिनिधित्व। और कांग्रेस पर आया नया संकट, पार्टी ने माइकल लोबो को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाया।
लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। How insensitive. भगवान जैसे हैं हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। उत्तराखंड में आज सुबह कांग्रेस को 2 बड़े झटके लगे हैं। 2 चर्चित चेहरे महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन के साथ ही पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र प्रसाद रड़तूड़ी ने भी कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। डॉक्टर आरपी रड़तूड़ी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। कहा जा रहा है कि दोनों आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर रड़तूड़ी ने लिखा कि आज मन अत्यंत आहत है। मैंने अपने जीवन के 45 साल कांग्रेस पार्टी को दिए और अब कांग्रेस के जो हालात हैं वह भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पार्टी नेतृत्व द्वारा जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, पार्टी में जिस तरह की अंतर्कलह है, वह सब अत्यंत ही दुखद है। 2017 के चुनाव परिणाम से सबक लेने के बजाय 2022 की चुनावी हार के बाद पार्टी में गुटबाजी और तेज हो रही है। कांग्रेस पार्टी का उत्तराखंड का नेतृत्व नहीं चाहता था कि 2027 में पार्टी चुनाव जीते। चंपावत चुनाव में पार्टी की जो दुर्गति हुई है उसके बाद भी बड़े नेता लगातार सोशल मीडिया पर रोज झगड़ते हुए दिख रहे हैं। उससे कार्यकर्ता अत्यंत हतोत्साहित हैं। इसलिए मैं आज आहत होकर कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से अपने को मुक्त करते हुए कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। वहीं कमलेश रमन ने प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की लिखे एक पत्र में कहा कि वह विगत 3 दशक से कांग्रेस से जुड़ी रही और समर्पित भाव से अपना जितना भी सहयोग हो सकता था कांग्रेस पार्टी को दिया, लेकिन विगत कुछ समय से अपने को उपेक्षित एवं ठगा सा महसूस कर रही हूँ। मेरी जैसे ही पूर्णकालिक निष्ठावान कार्यकर्ता की उपेक्षा एवं लगातार बढ़ रहे अंतर्कलह से आहत होकर और बहुत ही दुखी मन से आज कांग्रेस के सभी पदों के साथ प्राथमिक सदस्यता से भी अपने आप को मुक्त कर रही हूँ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था सबसे बड़ी जरूरत है। नागपुर में महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एक ब्लॉक का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने लोकतंत्र के 4 स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया की प्रशंसा की। गडकरी ने अदालतों के समयबद्ध आदेश पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि समय सबसे बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई प्रशासनिक सुधार भी किए गए। गडकरी ने आगे कहा कि कैबिनेट की बैठकों में भी जब ट्रिब्यूनल और अन्य विषयों पर चर्चा होती है तो मैंने अक्सर प्रधानमंत्री और कानून मंत्री से कहा कि चाहे जो भी फैसला हो वह न्यायपालिका का अधिकार है, उसे किसी से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। गडकरी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिन भूषण गवई और जस्टिन PS नरसिम्हा की मौजूदगी में अदालतों के समयबद्ध आदेश पर भी बल दिया और कहा कि यदि कोर्ट वक्त पर फैसले सुनाएंगे तो देश में आर्थिक नुकसान को कम किया जा सकता है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा है कि अग्निपथ योजना बेहतरीन श्रम शक्ति के साथ एक छोटे और घातक बल के भारतीय वायुसेना के दीर्घकालीन दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई भर्ती प्रणाली वायुसेना की संचालन क्षमता को किसी भी तरह से कम नहीं करेगी। उन्होंने दावा किया कि संगठनात्मक आवश्यकता और युवाओं की आकांक्षाओं के बीच तालमेल भारतीय वायुसेना को भविष्य में एक बेहतर प्रभावी बल बनाने के लिए आदर्श परिस्थिति मुहैया करेगा। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि 4 साल की नियुक्ति अवधि में 13 टीमें अग्निवीरों के नामांकन, रोजगार, मूल्यांकन और प्रशिक्षण का जिम्मा संभालेंगी।
उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन से पेंशन और अन्य खर्चों में होने वाली कोई भी कमी आकस्मिक और इसे सुधार लागू करने की वजह नहीं मानना चाहिए। चौधरी ने कहा कि लगातार बदलती और विकसित होती तकनीक के साथ एक वायु योद्धा से अपेक्षित बुनियादी कौशल भी गुणात्मक बदलाव आया है। हमें लगता है कि आज के युवा न सिर्फ आवश्यक कौशल रखते हैं बल्कि प्रौद्योगिकी के मामले में बेहद दक्ष हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के भाजपा पर धार्मिक कार्ड खेलकर हित साधने के आरोप का तेलंगाना से राज्यसभा सदस्य के लक्ष्मण ने जवाब दिया है। उन्होंने स्टालिन पर धर्म आधारित राजनीति करने और हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया है। लक्ष्मण ने कहा कि भाजपा पर धर्म का सहारा लेने का आरोप लगाने वाले स्टालिन को समझना चाहिए कि धर्म व्यक्ति का विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा। सभी धर्मों के लोग उनकी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और उनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम है। वर्ष 2014 से अब तक प्रधानमंत्री की जो भी कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, स्टालिन को बताना चाहिए कि उन्हें किसमें भेदभाव दिखाई दिया। गरीब लोगों को घर दिए जा रहे हैं। 2 साल से भी सभी धर्मों के लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। स्टालिन पर धर्म आधारित राजनीति का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की आलोचना करना लोगों की आदत बन गई है। अगले हफ्ते होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर फैसला लेने के लिए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सोमवार को पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई। सिंधुदुर्ग से शिवसेना सांसद विनायक राउत ने कहा कि बैठक दोपहर 12 बजे होगी। उन्होंने कहा कि इसका एजेंडा 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर पार्टी के रुख पर चर्चा करना है। शिवसेना के कुछ सांसदों ने पहले नेतृत्व से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने को कहा था। अतीत में शिवसेना ने एनडीए के साथ नाता तोड़ दिया था और प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। शिवसेना ने 2019 में एनडीए छोड़ दिया क्योंकि पार्टी ने पुराने सहयोगी भाजपा को छोड़कर महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई थी। पिछले हफ्ते शिवसेना सांसद राहुल सेवाले और राजेंद्र गावित ने ठाकरे को पत्र लिखकर पार्टी से मुर्मू का समर्थन करने की भी मांग की थी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को फोन कर सूचित किया। 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सिंधे सरकार के भविष्य पर होगा फैसला। उमा भारती ने 41 ट्वीट कर सुनाई अपनी व्यथा, बताया कैसे उनसे गंगा मंत्रालय ले लिया गया था वापस। भाजपा ने पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने का खाका किया तैयार। पार्टी इकाई में दिया जाएगा प्रतिनिधित्व। और कांग्रेस पर आया नया संकट, पार्टी ने माइकल लोबो को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाया। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री व कांग्रेस नेता जयराम रमेश जो है रविवार को एक नए वन संरक्षण नियम 2022 को लेकर ट्विटर पर भिड़ गए। रमेश ने आरोप लगाया कि नए नियमों के जरिए मोदी सरकार आदिवासियों और ग्राम सभा के अधिकार छीन लेगी और इससे वन अधिकार अधिनियम भी कमजोर होगा। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री यादव ने जवाब दिया कि नए नियमों से आदिवासियों का जंगल पर अधिकार नहीं छीना जाएगा, न किसी अन्य कानून, नियम या प्रावधान को इस नियमों के जरिए कमजोर किया जा रहा है। यादव ने जवाब की झड़ी लगाते हुए कांग्रेस नेता के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया, जिस पर रमेश ने ट्वीट पर बहस को बीच में ही छोड़कर चले गए। कांग्रेस नेता रमेश ने लिखा कि करोड़ों आदिवासियों के हक छीनने के लिए नए नियम लाए जा रहे हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 2009 में नियम बनाकर सुनिश्चित किया था कि जंगल की जमीन का स्वरूप
वह उपयोग बदलने के लिए मंत्रालय को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत आदिवासियों व वन में रहने वालों के अधिकार सुरक्षित करने होंगे। नए नियमों में सरकार पहले ही अंतरिम मंजूरी देगी, इसके बाद अधिकार सुरक्षित करने पर बात होगी। ऐसा कुछ खास उद्योगपतियों के लिए जंगल की जमीन का उपयोग आसान करने के लिए भी हो रहा है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 सामान्य तौर पर वन अधिकार अधिनियम 2006 कहा जाता है, में कई बदलाव किए हैं, जिनके बाद किसी वन्य भूमि के उपयोग में बदलाव करने पर उस स्थान के मूल निवासियों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य नहीं रह जाएगा। श्रीलंका संकट को लेकर पूर्व भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि ऐसे हालात में भारत को श्रीलंका को सैन्य मदद से पीछे नहीं हटना चाहिए। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि गोटबाया और महिंद्रा राजपक्षे दोनों ही प्रचंड बहुमत के साथ एक स्वतंत्र चुनाव में चुने गए थे। भारत भीड़ को ऐसे वैध चुनाव को पलटने की अनुमति कैसे दे सकता है? तब हमारे पड़ोस का कोई भी लोकतांत्रिक देश सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर राजपक्षे भारत की सैन्य मदद चाहते हैं तो हमें देनी चाहिए। आपको बता दें कि श्रीलंका में सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं कि भारत सैन्य दखल दे सकता है, लेकिन भारत ने साफ तौर पर इसका खंडन किया है। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि भारत द्वारा श्रीलंका में अपनी सेना भेजने के बारे में मीडिया और सोशल मीडिया पर रिपोर्ट का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं। ये रिपोर्ट और ऐसे विचार भारत सरकार की स्थिति के अनुरूप नहीं है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। सभी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जे में भी ले लिया। इसका कहना है कि बदलाव के जिस वक्त का हम इंतजार कर रहे हैं वो आ गया है। वहीं राष्ट्रपति राजपक्षे ने 13 जुलाई को इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। और इतना ही नहीं, बढ़ती हिंसा को देखते हुए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अग्निपथ योजना के बारे में स्पष्टता के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय की परामर्श समिति आज एक बार फिर अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में राज्य मंत्री अजय भट्ट, तीनों सेना प्रमुख और रक्षा सचिव उपस्थित रहेंगे। बैठक से वाकिफ सूत्रों का कहना है कि रक्षा मंत्रालय की ओर से की गई निजी पहल है ताकि अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष के डर को दूर किया जा सके और इसका स्पष्ट राजनीतिक हल निकाला जा सके। आगामी मानसून सत्र से ठीक पहले संसद के विभिन्न सदस्यों के सामने तथ्य रखने के संदर्भ में यह बैठक महत्वपूर्ण है। मल्लिकार्जुन खड़गे, मनीष तिवारी, सुप्रिया सूले, पी विल्सन सहित संसद के कई वरिष्ठ सदस्य इस समिति का हिस्सा है। सूत्रों ने बताया कि बहुत जल्द संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और विपक्षी दल इस विशेष मुद्दे को जरूर उठाएंगे और उनकी कोशिश रहेगी कि हंगामा कैसे पैदा करें। इसलिए यह पहल रक्षा मंत्री द्वारा की गई है ताकि विपक्ष के मुद्दों और अग्निपथ योजना के बारे में जो कुछ पूछा जाए उसे लेकर स्पष्टता प्रदान की जा सके। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने चीन के साथ भारत के संबंधों और LAC जैसे मुद्दों पर वरिष्ठ विपक्षी नेताओं को जानकारी देने के लिए भी व्यक्तिगत पहल की थी। उस समय भी राजनाथ सिंह ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार और AK एंटनी सहित अन्य लोगों के साथ मुद्दों को स्पष्ट किया था। तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC ने केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना के प्रति आगाह करते हुए कहा है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या अल्पकालिक सेवा करने वाले एक पूर्व सैनिक द्वारा की गई। पार्टी ने दावा किया है कि जापान में हुई हत्या भारत में विवादास्पद रक्षा भर्ती कार्यक्रम के संभावित नुकसान को रेखांकित करती है। हालांकि प्रदेश भाजपा ने इस आशंका को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी भारतीय पूर्व सैनिक ऐसी किसी भी घटना में शामिल नहीं रहा है। TMC के मुखपत्र जागो बांग्ला ने शनिवार को एक लेख में कहा कि एक पूर्व सैनिक के हाथों आबे की मौत ने अग्निपथ योजना को लेकर लोगों के डर की पुष्टि की है। इसने दावा किया कि हमलावर ने 3 साल की सेवा के बाद जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल की अपनी नौकरी खो दी थी और उसे कोई भी पेंशन नहीं मिल रही थी। लेख में कहा गया कि अग्निवीरों को भी उनकी 4 साल की सेवा अवधि समाप्त होने के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी। TMC प्रवक्ता कुणाल घोष ने रविवार को कहा कि भाजपा अग्निपथ योजना के नाम पर आग से खेल रही है। हमने देखा है कि जापान में क्या हुआ, एक पूर्व सैनिक ने पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी। भाजपा ने कहा कि इस तरह की आशंकाएं निराधार हैं। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि हमने ऐसी किसी घटना के बारे में कभी नहीं सुना है जिसमें हमारे देश का कोई भी पूर्व सैनिक शामिल रहा हो। देश में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ता जा रहा है। सोमवार को दैनिक संक्रमण दर बढ़कर 5.99% तक पहुंच गया।
आज देश में 16,678 नए मामले मिले और 26 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। सोमवार को सक्रिय केस 2,973 से बढ़ गए हैं और इन्हें मिलाकर सक्रिय केस की संख्या 1,30,713 हो गई है। रविवार को देश में 18,257 नए संक्रमित सामने आए थे और उनकी तुलना में सोमवार को इनकी संख्या कुछ कम आई थी। रविवार को मौतें भी 42 हुई थी। देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय केस बढ़कर 1.25 लाख से ज्यादा हो गए। मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में ओमिक्रॉन और उनके सब वेरिएंट के कारण स्थिति बिगड़ रही है और इसे लेकर विशेष सतर्कता की अपील की जा रही है। वर्तमान में मिल रहे ज्यादातर मामलों के लिए ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2, BA.4 और BA.5 को प्रमुख कारण भी माना जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।